हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। आईनी अदालत का कयाम हुकूमत तरमीम के जरिए कायम करने जा रही है। 18वीं तरमीम के खात्मे से सूबों में कई महकमों की वफाक को वापसी भी तरमीम का हिस्सा होगी। हुकूमत तरमीम को मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत पूरी कर पाएगी या नहीं, इस नई डेवलपमेंट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक और इनसे अहम तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा ई चालान ने कराची में अवाम को मुश्किल में डाल दिया। करोड़ों रुपए के जुर्माने। ई चालान पर कराची की अवाम हुकूमत से नाराज। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की भी ई चालान पर सख्त तनकीद। सड़कों की मरम्मत के बगैर ई चालान के जरिए जुर्माने को जुल्म करार दे दिया। हुकूमत सिंध का ई चालान का नफाज दुरुस्त या गलत, इस अहम इशू पर बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा ट्रंप का पाकिस्तान के न्यूक्लियर तजुर्बे के बारे में बड़ा बयान सामने आ गया। ट्रंप ने भारत के साथ एटमी जंग का भी जिक्र कर दिया। ट्रंप के बयान पर भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है 27वीं तरमीम के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुनीब फारूक। थैंक यू मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। मुनीब, डायरेक्टली शुरू करूंगी मैं आपसे 27वीं तरमीम के हवाले से ही। जाहिर है अब सभी जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं जब से बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है उसके बाद से। पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल में क्या तरमीम आ सकती है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से जो आर्टिकल 243 में चेंजेस का अंदिया दिया है बिलावल ने? बहुत शुक्रिया। देखिए, आर्टिकल 243 कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से है और उसमें आई बिलीव जो आर्टिकल 243 का 2(4) है, सब क्लॉज 4 है, उसके अंदर बेसिकली जो मकसद है वो इंक्लूड करना है जो फील्ड मार्शल की पोजीशन है वो उसके अंदर दर्ज नहीं है। उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ है और तीनों सर्विसेज चीफ है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए फील्ड मार्शल के ओहदे को इंक्लूड करना है। आर्मी एक्ट में तो फील्ड मार्शल का जिक्र है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के अंदर नहीं है, उसको इंक्लूड करना है। दूसरी जानिब ये कि फील्ड मार्शल एक ऐसा ओहदा है जो उन्हें आसिम मुनीर साहब को मिला है और ये उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ रहेगा। साबिक फील्ड मार्शल नहीं होगा, ये फॉर लाइफ रहता है, क्योंकि फील्ड मार्शल एक एजाजी पोजीशन है फौज के अंदर, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम जिन्होंने किए हैं सिर्फ उन जनरल्स को मिल सकता है। तो ये फॉर लाइफ एक टाइटल है जो रहना है। इसकी कोई ज्यादा आप समझें कि इसकी ज्यूरिसडिक्शनल पावर या इसकी कोई इस ओहदे के खास मराहत उस तरह से अटैच नहीं है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो, और आज भी हैं, पहले भी थे, अब फील्ड मार्शल हैं, लेकिन ज्यादा बात इसको प्रोटेक्शन देने की है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाए। जहां से लोग इस पे तज्जिया कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक वो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस को तब्दील करने में है कि वफाकी हुकूमत के आए, तो वो है, उसका भी समझता हूं कि वो बेतुकी बात इसलिए नजर आती है कि देखिए वैसे भी जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और इस पैराहे में प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है ऑन द प्रेसिडेंट, और वो उसमें कोई चेंज ऑफ कमांड की जरूरत हमें सच नहीं है कि उसे वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतजाम लाया जाए, और ना ही इसका ताल्लुक किसी एक्सटेंशन या अगले टेन्योर से है। ज़हन में रखिएगा जो तरमीम पिछले साल की गई है उसमें आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं 3 बुनियादी बातें थी जो की गई थी। एक, सर्विस टेन्योर बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दिया गया। दूसरा ये कि जो जनरल के ओहदे की रिटायरमेंट की एज लिमिट है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर लागू नहीं होगी। तीसरी ये कि एक लीगल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दे दी गई थी कि अगर कोई गवर्नमेंट समझती है कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रीअपॉइंट करना है या एक्सटेंशन देनी है तो एक और टेन्योर के लिए दी जा सकती है। अब इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है, लीगल प्रोविजन मौजूद है। सही, तो आपने कहा कि बेसिकली फील्ड मार्शल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन देने के लिए वो चेंज जो है वो इसमें लाई जा सकती है, और उसकी आपने कहा कि कोई मुद्दत नहीं होगी। इज दैट राइट? जी देखिए, वो एक ओहदा है, एक एजाजी ओहदा है, ठीक है, और बहुत रेयर मिलता है कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल हो उसको। 4 स्टार तो सारे होते हैं
अब जो फील्ड मार्शल की पोजीशन है इसको कमेंसरेट किसी और ओहदे से अगर करना है, यानी कि कोई नेवी के अंदर कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिरल है तो उनको भी एलिवेट किया जा सकेगा। इसी तरह एयरफोर्स के अंदर कोई एयर चीफ मार्शल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनको भी 5 स्टार किसी स्टेज पर किया जा सकेगा, डिपेंडिंग कि ये एक प्रेसिडेंट प्रॉबेबली बना कि इस प्रेसिडेंट को लेते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा मेरे ख्याल में, कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आइन के अंदर उसका प्रोविजन मौजूद। ठीक है, और इख्तियारात के हवाले से इसमें आपके ख्याल में क्या वो भी शामिल हो सकता है कि अगर इस वक्त प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है विद द सजेशन और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो अपॉइंट करें चीफ्स ऑफ नेवल या फिर एयरफोर्स या फिर आर्मी, वो इख्तियारात भी जो है वो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल की जगह जो भी इसको नाम दिया जाए कमांड एंड चीफ या व्हाटएवर नेम इज गिवन, वो इख्तियारात जो हैं वो उनके पास नहीं शिफ्ट होंगे? देखिए, वो ऑलरेडी इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास थ्रू प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। अब इसमें आपने ये नाम ऐड करने हैं, नई पोजीशंस को ऐड करना है, वो तो है, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये भी हो सकता है उसमें कदगन कोई नहीं है कि अगर कोई नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है। अभी तो बात हमारे सामने जो है वो लग रही है कि इसमें हमने फील्ड मार्शल का ओहदा इंक्लूड करना है, लेकिन अगर कोई ये है कि कोई नया ओहदा कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएट किया जा रहा है फौज के अंदर, जैसे आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे मुल्क में क्लासा साहब को तारीख मुझसे ज्यादा पता है, एक ही वक्त था जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे जनरल यूसुफ, जब मुशर्रफ साहब खुद आर्मी चीफ थे। तो क्या किसी ऐसे ओहदे की तरफ हम जा रहे हैं, ये क्रिएट किया जाएगा कि फील्ड मार्शल हैं वो भी रहें और लंबे अरसे तक रहें और मीनवाइल कोई अपना नायब भी साथ मुकर्रर करें? मैं सिर्फ ये बात हाइपोथेटिकल सी कर रहा हूँ, कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है, ना ही इसकी अभी जरूरत है, क्योंकि जो आर्मी चीफ है उनका टेन्योर अब प्रोटेक्टेड है नवंबर 2027 तक। जी बहुत शुक्रिया मुनीम, आपने बड़ा ये मेरा ख्याल बहुत सारी क्लैरिटी जो है ना, वो कहते हैं यू ब्रॉट सैनिटी अगेन इन द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे उस स्पेकुलेशंस हो रही थे। मेरा ख्याल रबिया के सवाल का मकसद ये था कि क्या इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होनी है जिसमें 243 में प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, कहीं वो फील्ड मार्शल को तो नहीं मतलब शिफ्ट की जा रही? अगर गैदर अगर मुझे सही उनके सवाल की समझ आई है तो जिसको आपने मेरा ख्याल आपने अर्ज करो। जी क्लासा साहब, ये एक सवाल, इसकी अहमियत बहुत है और ये आई मस्ट से कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, कीपिंग इन माइंड जो हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज भी जो ब्रीफिंग थी DGISPR की, उसमें भी उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा, जो हमारे बहुत से कोलीग्स ने रिपोर्ट भी किया कि फौज रियासत नहीं, रियासत का इदारा है और आइन और कानून के ताबे है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि फौज पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा हो और ये नहीं हो सकता कि वो एक ऐसा कानून बनवा दें, फिर हम अपना चीफ भी खुद अपॉइंट करेंगे, हम फील्ड मार्शल भी अपना खुद अपॉइंट करेंगे, और ये एक बड़ा डेंजरस सा एक कॉन्सेप्ट है। और फिलहाल मुझे इसकी कोई इंडिकेशन ऐसी नजर नहीं आ रही कि वो ये हो कि जी हम चीफ भी अपना खुद अपॉइंट करेंगे, मुझे ये होता हुआ नजर नहीं। अच्छा, आपको माजी में याद होगा, आपने बड़ा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ता है पार्लियामेंट कवर करते रहे, सो जैसे आपने कहा तारीख की चीज़ों की बात वो याद आ जाती हैं। जब जनरल क्यानी आर्मी चीफ थे तो उस वक्त वार एंड टेरर चल रही थी, तो कुछ उनको पावर्स उन्होंने ले ली थी या उन्होंने कोई अस्यूम कर ली थी कि जिसके तहत वो जो कोर कमांडर्स थे उनको उन्होंने रिटायर करके घर नहीं भेजा गया था, ये समझा गया था कि वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो माजी में अगर इस तरह की कोई प्रेसिडेंट रही हैं कि जिसपे आर्मी चीफ के पास ये पावर्स भी रही हैं जो पहले मेरा ख्याल नहीं थी, बाद में उन्होंने यूज़ की। और इसी तरीके से जब आप कहते हैं ना कि वाइस आर्मी चीफ की बात करते हैं, तो आपको याद होगा उन्होंने, अगरचे वो सदर पाकिस्तान भी थे, वो फिर ये फील्ड मार्शल भी थे अयूब खान, उन्होंने भी अपना एक आर्मी चीफ या कमांडर चीफ जो है जनरल मूसा, उनको भी किया उन्होंने। फिर जनरल जिया ने, आपको याद होगा, उन्होंने असलम बेग साहब को किया था। जनरल यूसुफ की अभी आपने जनरल मुशर्रफ दौर में दिए। सो आप समझते हैं कि मौजूदा ये हमारे जो फील्ड मार्शल हैं तो ये भी रिक्वायरमेंट की आके महसूस करेंगे कि वैस कोई आर्मी चीफ होना चाहिए जो इनकी जगह ये बहुत सारे मामला जो होते हैं वो भी देख रहा हो, क्योंकि वो फील्ड मार्शल हैं? नहीं, मैं समझता हूँ राजा साहब, जो मेरी सेंस है, जो after having interacted with a lot of people, I would say, who are close to the powerful circles, मुझे अंदाजा हुआ है कि फौज के अंदर इस वक्त एक तो फौज ऐसा इदारा है कि इसमें
जो चेन ऑफ कमांड है वो बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। मेरे आपके या कोई भी फॉर दैट मैटर किसी के जज्बात अगर हैं तो वो उसके दिल में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। इसी तरह जो फील्ड मार्शल की इस वक्त पोजीशन है वो निहायत मजबूत है, वो अपने ओहदे पर मौजूद है और मौजूद रहेंगे। इसकी भी गुंजाइश फिलहाल नहीं लगती कि कोई अपना नायब वो मुकर्रर करें इस वक्त तक, और ना ही कोई ऐसी जरूरत है। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि क्योंकि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इसका पावर हाउस पाकिस्तान की मुख्तदरा है, तो इस निज़ाम ने अपनी नजरें या प्लानिंग इस हवाले से जरूर कर रखी है कि ये लंबा चले, लेकिन नेचुरली उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अच्छा मुनीब, एक और बताइएगा, एक और बात बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है, आप ये समझते नहीं है कि इस एस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा खुश नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर भी खुश नहीं होंगे, कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि इस तरीके की चीज़ जो है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और स्पेशली 243 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब एक उसको एक तरह इंटरप्रिटेशन इसकी डिफरेंट हो रही है, अभी से उस पर डिबेट हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, हालांकि होनी है उस पर थी, मेरा ख्याल एनएफसी पे होनी चाहिए थी, उस पर सूबों का बड़ा स्ट्रांग स्टैंड है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों खुश हुए होंगे कि ये जनाब आवाम को आपने बता दिया है, अवामी पब्लिक अब डिबेट में ले गए हैं, कि वो उस पर अनकंफर्टेबल होंगे? बिलावल ने उनसे पूछ के किया होगा प्राइम मिनिस्टर से, या जरदारी साहब और उन्होंने बैठ के खुद फैसला किया कि बड़े इंतहाई अहम इश्यूज हैं, हमें अकेले नहीं करना चाहिए, हमें इसको थोड़ा पब्लिक डोमेन में उसमें लेकर जाएं, रिएक्शन देखें, फिर उसके बाद फैसला करें कि हमने क्या करना है या क्या बारगेन करनी है? आइडियली तो उनको ये बात इस तरह ट्वीट में नहीं रखनी चाहिए थी, या हुकूमत को अनाउंस करना चाहिए था, या कम से कम हुकूमती किसी वजीर को थोड़ी सी कर्टन वेल इसके ऊपर किया था। वजीर मुमलिकत कानून के हैं, वीकेंड पे उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने थोड़ा सा गवर्नमेंट को बैकफुट पे रखने के लिए ये चीजें रखी हैं। मैं यही कहूंगा कि एक मैसेज उन्होंने ये भेजा है कि इट विल नॉट बी अ स्मूथ सेल, ऑल्दो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, हो सकता है इट मे एंड अप एज अ स्मूथ सेल, लेकिन 2-4 माह से अगर हुकूमत कह रही है कि गुफ्तगू हो रही थी तो फिर उसको हुकूमत को ओन करना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं इत्तेहादियों से मुशावरत करके सामने लाएंगे, तो बिलावल साहब को उन्होंने क्या दिखाया है? कुछ तो दिखाया होगा, ये तो नहीं कि ये 4 आर्टिकल हमने ये चेंज करने हैं, नेचुरली को वर्किंग पेपर दिखाया होगा और बताया होगा कि ये हम करना चाह रहे हैं। इसी के नतीजे में बिलावल साहब ने ये किया है। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा गवर्नमेंट को ऑफ बैलेंस किया है इस पूरे मामले में। इसके बदले तो हमारी नहीं लगता मैं कि ऑफ बैलेंस इस चीज से होगी, हुकूमत जरूर हुई है। नहीं है, मेरा भी इसलिए सवाल था कि हुकूमत के लिए एम्बेरसिंग होगा, और शायद एस्टेब्लिशमेंट भी ये तवक्को नहीं करती होगी इस तरीके का टू द पॉइंट आप बता देंगे और उस पर बहस शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ इससे। अच्छा, ये तो अपनी जगह, अब इसमें 2-4 बड़े अहम इश्यूज हैं जिसपे मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की बड़ी सीरियस कंसर्न है, आज की नहीं बहुत पहले की हैं। 2010 के बाद इसके लिए कोशिशें की जा रही थी कि नई तरमीम आएगी जो 18वीं तरमीम को अनडू करेगी, स्पेशली जो एनएफसी का इसमें शेयर है, क्योंकि सेंटर समझता है भाई साहब फौज का बजट 25 अरब हमने देना है, 1000 अरब इनकी पेंशन हमने देनी है, फिर NHA है, फिर वापडा है, फिर आपकी ट्रेनें हैं, आपके यहाँ फेडरल मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी फिर पेंशनें हैं, फिर उसके बाद आपका ये PSDP है 1000 का बिलियन का हो जाता है, 8000 अरब हमने सूद देना होता है, दुनिया भर में हम सारी चीज़ें हमने करने, 24 किलोमीटर का शहर है, पैसे आप ले जाते तो हम कहाँ से अरेंज करें, फिर हमें लोन लेने पड़ते, लिहाजा अपना शेयर जो है आप ये कम करिए। जिस पे सूबे कहते हैं भाई साहब सारा पैसा तो हम जनरेट करके देते हैं, आप 24 किलोमीटर पे तो आप बैठ के बातें करते हैं और यहाँ क्राइसिस पैदा करते हैं। सो आपको लगता है कि इस पे कैसे कंसेंसस डेवलप होगा? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस पे जीरो टॉलरेंस पे है, ये NFC अवार्ड पिछले कई सालों से ये अंडर डिबेट है, आज का नहीं है, तो क्या इसको बार्गेन क्या करेगी पीपल्स पार्टी? वो कुछ तो बड़ा लेगी, ऐसे तो नहीं जाएगी कि हाँ जी ठीक है आप आए और हमसे अंगूठे लगवा लें। नहीं बिल्कुल, और बिलावल साहब की जो स्टेटेड पोजीशन है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 18th अमेंडमेंट, ये इट्स अ टफ सेल गवर्नमेंट के लिए। क्लासेस साहब ये आसान नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसको बड़ा जेलसली गार्ड करती रही है। अब अगर वो इसको तब्दील करना चाहें या इसके हवाले से अपनी पोजीशन अगर तब्दील करेंगे तो नेचुरली उन पर सवाल भी होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने शायद आज ये बिलावल साहब ने ट्वीट करके गवर्नमेंट को तो ऑफ बैलेंस किया है, और वो शायद उन्होंने मैसेज इसका सिर्फ डिस्क्लोजर का मैसेज देकर उन्होंने कहीं अपनी तरफ से टेसिड साहब या पोलाइट सा पैगाम भिजवाया कि ऐसे नहीं होगा कि इट विल बी अ वॉक ओवर। वो शायद इसको फ्लैश आउट करना चाहें, इसके ऊपर मजीद बहस करना चाहें, पार्लियामेंट के अंदर इसको करना चाहें, और बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के भी बेशुमार स्टेक जुड़े हैं, सूबाई हुकूमतों के बेशुमार स्टेक जुड़े हैं,
सूबाई मामलात थे। तो इतना आसानी से तो ये नहीं होगा, ऐसे ही होगा कि वो शायद मौत दिखाकर बुखार पे राजी किया जाए, उस टाइप वाली सिचुएशन होगी, या ये होगा कि 10 चीजें रख के 2 पर इत्तेफाक करवाया जाएगा या होने का। फिलहाल तो मुझे ये इतनी स्मूथ सेलिंग इस जो तरमीम है उसकी होते हुए नजर नहीं आ रही। अब मुनीब, मैं यही क्लासेस आपका ही सवाल कंटिन्यू करूंगी। ये भी तो हो सकता है, हमने 26वीं तरमीम में भी देखा था, मौलाना साहब ने जो है वो उसका बहुत दफा क्रेडिट लिया कि देखें इसमें तो, और पीपल्स पार्टी ने भी, कि इसमें ये पॉइंट्स थे, हमने तो देखे इन पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, ये पॉइंट्स हमने निकलवाए और फिर जो है उसको थोड़ा मेलो डाउन किया है हमने 26वीं तरमीम को। तो 27वीं तरमीम में भी ये चीजें तो डाल दी हैं, लेकिन वो ये क्लेम कर सकते हैं कि बाकी चीजों पे तो चले उनसे मनवा लिया जाए, और इस पे जो है वो ये कहें हमने बचा लिया। एजुकेशन या पॉपुलेशन के मामलात हो गए, या एनएफसी की जो आपने बात की वो हो गया, 18वीं तरमीम की बात की, तो ये चीजें जो हैं वो हमने देखे उनको बचा लिया है। तो वो अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को वो ये सेल करें, और बाकी चीजों पे वो हुकूमत के साथ जो है जो रखी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 243 हो गया या जुडिशरी के जो मामलात हैं उन पे जो है वो मान जाए। ये कुछ मामलात पे तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर वो ऑन बोर्ड है। शायद वो जजेस की ट्रांसफर वाले मामले पे भी रेजिस्टेंस ना दिखाएं। ये एक मामला ऐसा हो जिसके ऊपर वो इसको मॉडिफाई कर दें, इसको थोड़ा टूथलेस कर दें, लेकिन बाकी मामलात पे वो मान जाए। लेकिन ये मामला रिसोर्सेस का है। वफाक का ये आर्गुमेंट रहा है कि वफाक कंगला हो जाता है हर साल, तो वफाक को हर साल 3-4 हज़ार अरब माइनस से साल शुरू करना पड़ता है हर फाइनेंशियल ईयर। और वहाँ एक मिसाल बनी हुई है जो हम लोग देते हैं कि नहीं, हम तो चाय भी कर्जे के पैसों की पीते हैं, क्योंकि वफाक के पास कुछ नहीं होता स्पेंड करने के लिए या कुछ मामलात के लिए। लिहाजा वफाक को इतना बिल्कुल फारिग नहीं होना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला या मैकेनिज्म बनाया था इसको रिविजिट करने की जरूरत है। और इसमें ये चीज भी डिफरेंट है ना मुनीब, इस दफा के आईएमएफ ने भी इसको पॉइंट आउट किया है, और आईएमएफ ने बार बार इस पे एम्फेसिस किया है। और जब आईएमएफ ने इस पे एम्फेसाइज किया कि इसको जो है वो ये जो इम्बैलेंस है इसको तब्दील किया जाए, तो उस पे उनको यही आर्ग्यूमेंट दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही सिर्फ पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है, इतने टाइम से पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी सख्त पोजीशन इस पे ली हुई है कि वो इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं करना चाहते, लेकिन इस दफा आईएमएफ का प्रेशर भी है। ये बिल्कुल आईएमएफ का प्रेशर है, और मैं समझता हूँ कि शायद इतना आसानी से गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटेगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ टफ सेल। शायद इतना आसान ना हो जिस तरीके से, क्योंकि बिलावल साहब ने जिस तरह से आज इसको डिश आउट किया है, उससे तो लगता ये है कि वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी एक सेटबैक या कम से कम एक जोल्ट दे रहे थे। अब 6 नवंबर को उनकी सीएसी है, सीएसी के बाद अगर वो फैसला करते हैं कि नथिंग डूइंग और हमारा पोजीशन इसमें तब्दील नहीं हो रही, तो नेचुरली वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना 2 और चीजें भी बड़ी अहम आ रही हैं। एक ये इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है मुझे लगता है, मेरी रीडिंग, कि शायद वो इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पावर देना चाहते हैं, दरमियान में से अपोजिशन लीडर को उड़ा, कंसल्टेशन शायद जरूरी ना रहे, एक चीज। दूसरा, निगरान हुकूमतों का भी आ रहा था कि निगरान हुकूमतों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का निगरान लग भी जाए तो फिर उसका घर जाने को दिल नहीं करता 6-7 महीने, और पूरा वो फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। इसकी भी आपके पास खबरें हैं कि उसमें निगरान हुकूमत का कंसेप्ट भी खत्म किया जा रहा है, और ये ईसीपी की अपॉइंटमेंट डायरेक्ट जो है, जैसे आर्मी चीफ की जाती है, समरी जाएगी, 3-4 लोगों में से एक अपॉइंट कर ले, तो इस तरह की चीजें भी ऑन कार्ड्स हैं सर? जी बिल्कुल हो सकती हैं। इस सारे मामलात को काबू में करने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए ये शायद मुमकिन है। जब आपने अदलिया को काबू कर लिया तो ये क्या रह जाता है? अदलिया को मैं माजरत के साथ लफ्ज काबू इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये तो दलाइल हर जगह से आते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया अब इंडिपेंडेंट उस तरह से नहीं रही, इसमें एग्जीक्यूटिव की बेशुमार इंग्रेस है। और जब ये सब कुछ हो गया है तो फिर बाकी चीजें भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर दिया जाता है, पीसीपी में कंसल्टेटिव प्रोसेस निकाल दिया जाता है, जो निगरान हुकूमतें हैं उनका या तो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए जो कि बहुत बोल्ड स्टेप होगा, या उनका मैंडेट बढ़ा दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि वो भी सवालात उठते हैं कि मैंडेट उनका कम है, लिमिटेड है, बाद में क्वेश्चन हो जाता है। तो देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड कि ये सब कुछ हो सके। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन, अब तक हमारे वजीर जितने भी थे पिछले 1.5 साल से कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा, अभी कल परसों में सुन रहा था, बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे, फिर तारिक फजल चौधरी साहब और भी 1-2 सीनियर वजीर कह रहे थे जनाब ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही। इनको वाकई नहीं पता था? इनको मतलब हुकूमत ने बड़ा क्लोजली गॉड किया हुआ था और बिलावल साहब ने वो सारी चीजें वो
सामने ले आ रहे हैं, या ये अगेन कहते हैं देयर वाज अ मेथड टू मैडनेस कि किसी को नहीं बताना और मीडिया में बैठ के कहते रहे जैसे तरमीमी, ये कल तक कह रहे थे सर। हाउ डू यू सी दैट कि इनको पता नहीं होता या खुद ही एक्टिंग हो रही होती है थोड़ी सी? मेरे ख्याल में वो गलत बयानी पे ज्यादा डिपेंडेंट था ये सारा मामला। मैं तो ऑन रिकॉर्ड के ऊपर मैंने पिछले साल अक्टूबर में ये कह दिया था जिस दिन ये तरमीम पास हुई थी कि 27वीं तरमीम आएगी, क्योंकि जो रह गया है एजेंडा वो अगली तरमीम में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आई एम ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ऑल दिस एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर द पास्ट 1 ईयर नाउ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब फारूक जो है हमारे साथ मौजूद थे। 27वीं तरमीम का जो बिलावल साहब ने ट्वीट किया है उस हवाले से डिटेल में जो है वो उन्होंने हमसे बात की। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और इम्पोर्टेंट इशू पर जो है वो बात कर लेते हैं। कराची ने जो है वो ई चालान इंट्रोड्यूस कराया है। अब इस पर जो है वो डिफरेंट तरह के हम देख रहे हैं कि व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोग तो खुश हैं कि इससे ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो आता है, लेकिन कुछ शहरी बहुत परेशान भी हैं। उनके ख्याल में जिस किस्म का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची में नज़र आता है, कराची की सड़कें जिस तरह की नज़र आती हैं, उस पर इतना हाई फाइन लगाना जो है ये शहरियों के साथ थोड़ी सी ज्यादती है। फवाद अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कराची की आवाम जो है वो क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया जी। सबसे पहले तो ये बताएगा कि कराची में आपको भी ई चालान हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मैं ढूंढ रहा था वो ऐप कौन सी है कि जिससे पता लगे कि चालान हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा चेक कर लूं कि कोई ड्राइवर ने ना करवा दिया हो, या मैंने सीट बेल्ट तो मैं वैसे लगाता हूँ। हाँ। लेकिन ये कि मेरा रास्ता वही है कि जिन इलाकों में चालान हो रहा है तो खतरा तो है। बहरहाल अब किस वक्त हो जाए तो बताइएगा जरा कि एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है कराची वालों में। वो तो कहते हैं लोग खुश हैं कि ठीक है ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो एक आना चाहिए। आप जानते हैं कराची का ट्रैफिक किस तरह का होता है, एक नाइटमेयर जो है वो कराची का ट्रैफिक है। लेकिन दूसरी साइड पे शहरी परेशान भी हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत हाई फाइन लगा दिया है, इसके बदले में जिस किस्म का आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और फिर इस किस्म के चार्जेस लगा रहे हैं, तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ी ज्यादती है। क्या आपको क्या लग रहा है? अच्छा देखिए, इसका ना एक पूरा एक पस मंजर है। कराची के अंदर जब नंबर प्लेटें चेंज करने की बात आती है तो एक तूफान मचता है। जब कराची के अंदर जो है वो कैमरे लगाकर ट्रैफिक को डिसिप्लिन करने की बात आती है तो एक तूफान होता है। लेकिन इसके पीछे असबाब क्या है, कभी इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। जिस चीज को कराची के अंदर आज यूएसपी बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये कोई बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया, बड़ा कराची के लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए कोई हुकूमत की जानिब से बड़ा कदम हो गया, कि आज से 5-10 साल पहले से पूरे पंजाब के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, आप लोग देख भी रहे हैं। बल्कि आज से 10 रोज पहले की बात है, मैं रायगढ़ से आ रहा था। ये नहर की जो सड़क है, कैनाल रोड मेरा ख्याल है लाहौर में कहलाती है, यहां से आते आते अचानक गलत रास्ते से मुझे आना गुलबर्ग था, मैं इछरा की तरफ चला गया। हाँ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखा कि ट्रैफिक रुकी हुई और पुलिस वाला मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि शायद मैं उससे सवाल करना चाहता था कि मैंने क्रॉस करना है, तो ये मेरी तरफ आ रहा है। मैंने उसको इशारा किया, जरा बात सुनिएगा। वो आया, उसने कहा भाई आपके चालान है, जरा चालान भर दे। मैंने कहा यार तुम अच्छे आदमी हो, लाहौरी पहले ही बदनाम है, मैं तुमसे रास्ता समझने के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो चालान है। उसने कहा भाई मैं आपकी तरफ आ इसलिए रहा था कि आपकी गाड़ी जो है वो पॉइंट आउट हो गई थी किसके चालान है। अच्छा। बहरहाल 4200 रुपए के चालान थे, 9 चालान थे 4200 रुपए के, 4200 रुपीज के, जो मैंने उसको वहीं पे पे किया ऑनलाइन, और मैं वहां से चला गया। साथ ही मैंने उससे पूछ लिया कि मुझे इसकी डिटेल कहां से मिलेगी। उसने डिटेल बताई, मैंने डिटेल निकाली तो मुझे यकीन हो गया कि इन्हीं तारीखों के अंदर मैं लाहौर में था और ये मेरे ही चालान है, क्योंकि मैं जिन इलाकों से गुजरता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन लाहौर में घूमता नहीं हूँ, यहाँ पर मेरी को बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, जिन इलाकों से मैं घूमता रहा हूँ वहां पर जो मेरे चालान हुए। लेकिन यकीन कीजिए कोई 300 रुपए का चालान था, कोई 500 रुपए का चालान था। ट्रैफिक सिग्नल की वायलेंस का जो चालान था वो 500 रुपए का था। जिब्रा क्रॉसिंग का या लेन और लेन की जो पाबंदी नहीं की थी उसका चालान 300 रुपए का था। इसी तरीके से ओवर स्पीडिंग का चालान मेरा ख्याल है 500 रुपए का था। तो टोटल 9 चालान जो है वो 4200 रुपए के थे। और आप कराची में देखिए कि जहां पर कराची बुनियादी तौर पर 4 आर्टिलरीज का नाम है। इस वक्त अगर सिस्टम जो इस वक्त एक्टिवेटेड है वो सिस्टम जिला साउथ के अंदर है, जिला जनूबी के अंदर है, जिसमें डिफेंस और लिफ्टिंग के इलाके आते हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर सोच रहा था आपके प्रोग्राम का, जब मुझे रऊफ साहब ने इन्वाइट भेजा, मैंने कहा यार आखिर क्या वजह है कि जिला जनूबी के अंदर जो है वो सिर्फ कैमरे लगे और बाकी जगह नहीं लगे। जाहिर लगेंगे, लेकिन कराची बुनियादी तौर पर 6 अजला का नाम है। कराची के अंदर जनूबी है, शर्की है, गरबी है, वस्ती है, किमाड़ी है, कोरंगी है, 6 अजला है कराची के। अब इन 6 अजला के अंदर जनूबी के अंदर आखिर क्यों लगा? क्योंकि सड़कें मौजूद ही जनूबी के अंदर है। बाकी अगर आप कराची की बात करें, कराची 4 आर्टलरीज का नाम है, जो 4 बड़े रोड है जिनको कॉरिडोर 1, 2, 3, 4 कहते हैं। सारा फैसल के अलावा बाकी 3 कॉरिडोर इस काबिल ही नहीं है कि वहां पर जो है वो कोई चालान करने के लिए कोई कैमरा नस्ब कर दिया जाए।
यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो रेड लाइन बन रही है, जो बने चले जा रही है, बन के नहीं दे रही है। वहां पर पानी जमा हो जाता है, 12-12, 15-15 फीट पानी जमा हुआ है उस जगह के ऊपर। मतलब यूनिवर्सिटी रोड पे सिग्नल लगाना मुमकिन नहीं है, आप वहां पे चालान कहां से करेंगे? आपने जो केस बड़ा वो किया है, डेवलप किया है, बता रहे हैं कि मखसूस एरियाज में लगा है कि जो पे भी कर सकते हैं, शायद कैपेसिटी भी रखते हैं उनके पास, मतलब परचेजिंग पावर के या पेइंग पावर। नहीं नौफ साहब सवाल ही आपके सवाल में जो है ना, ये इब्तिदा मुझे तो अच्छी नहीं लगी, मैं इसलिए मादरत आपको कलामी कर रहा हूं। सिर्फ कैपेसिटी का मसला नहीं है, ठीक है कि वो इलाका वैसे ही है कि जो कैपेसिटी थोड़ी सी रखते हैं, डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका उसके साथ है, आईएच चंडीगढ़ रोड उसके साथ है, तलवार से गुजरते ही वो है कि जो डिफेंस क्लिफ्टन जाना चाहता हो। लेकिन सर यहाँ कैपेसिटी का मसला नहीं है, बाकी कराची के अंदर कैफियत ही नहीं है कि जहां पर जो, लेकिन कैफियत तो अब अभी डिफेंस की भी नहीं बची है फवाद साहब, वैसे तो आसपास के जो भी वो इलाके हैं। अच्छा मैं अभी एक मुझे सिर्फ मौका दीजिएगा रोज साहब, 4 आर्टिलरीज की बात मैं आपसे कर रहा था ना। शारा फैसल जिला जनूबी से शुरू होती है, फिर जिला शर्की इसके अंदर आता है, और फिर ये कोरंगी के अंदर जाकर जो है वो मलीर और कोरंगी फिर इस तरह से गुजरता हुआ जो है वो ये स्टील मिल और फिर आगे जो है वो ठट्टा की तरफ डूल कैरेजवे से जाके मिल जाती है। इसमें शारा फैसल में आप मेरा ख्याल है एयरपोर्ट तक की जो है वो ठीक जाते हैं, आगे जिला मलीर और कोरंगी के इलाके से जो गुजरती है वो शारा फैसल भी शारा फैसल नहीं है, वो कोई एक लोकल सी सड़क महसूस होती है। यूनिवर्सिटी रोड का मैंने आपको बताया कि वहां रेड लाइन बन रही है जो कि बने चले जा रही है और खत्म ही नहीं होके दे रही। फिर करीमाबाद अंडरपास है जो तीसरी सड़क आपकी है, जो जिला बस्ती से गुजरती है, लियाकताबाद लालू खेत से गुजरती है, आयशा मंजिल से गुजरती है, वहां करीमाबाद अंडरपास बन के ही नहीं दे रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। चौथी सड़क जो है वहां पे ग्रीन लाइन बनी है तो वो मुकम्मल ही नहीं होके दे रही। यानी कि मुझे आप ये बता दें कि कराची की 4 मेन आर्टरीज के अंदर से, जो कराची के लोग हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कॉरिडोर 1, 2, 3, 4 क्या है। 4 कॉरिडोर का जो कराची है, इन 4 में से 3 इस काबिल ही नहीं है कि उनके ऊपर जो है वो कोई सिग्नल लगे या उसके ऊपर जो है वो कोई कैमरा लग जाए। यही बात है सारी, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, यही बात ये नईम रहमान साहब भी कह रहे हैं, जमात इस्लामी के दीगर लोगों ने भी कहा है कि भाई साहब पहले हमें सड़क तो दें जहां पे हम चल सकें, जहां पे बाइक चल सके, कोई दौड़ सके, कोई वहां खड्डे हैं टूटे हुए, बारिशें आती हैं तो लगता है पूरा शहर ब्लॉक हो गया। सो वो तो कहते हैं कि आपने जुर्माने लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो किस चीज पे चला जाएगा और किस चीज का जुर्माना होगा? ये कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, 4200 डिवाइडेड बाय 9। आपको लगता है 4200 भोला नहीं है का एक एवरेज चलान? फवाद भाई आपको लगता है 4200 भोला नहीं है? आपके सहन में लोगों का चलान 4200 अटैक किया है भाईजान, आपने कैलकुलेटर निकाल लिया है। अल्लाह ताला इनको पूछे। कराची में मुझे लगता ही है कभी कभार के कोई इंतकाम का मामला भी है, फिर मैं कोई ऐसी मुतासिर बात नहीं करना चाहता। कराची में कराची पुलिस चीफ हुआ करते थे, हमारे दोस्त थे, बाद में आईजी बन गए कश्मीर के। डॉक्टर साहब अगर आप देख रहे हैं तो माफ कर दीजिएगा, आप बड़े अच्छे आदमी थे। पहले भी आप तल्लुकात खराब कर चुके हैं मुर्तजा वहाब के साथ, फिर कोई बात नहीं सर। अच्छा डॉक्टर साहब जो थे, मैंने आगे नाम नहीं बताया ना, देखे 2 इशारे आपको दे दिए कि वो बाद में कश्मीर के आईजी बने, आजाद कश्मीर के, और कराची के पुलिस चीफ थे। डॉक्टर साहब मैं ये देखें माजरत भी आपसे कर रहा हूं, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं कि जो वनवे की खिलाफ वर्जी करता है, ठीक है एक बहुत कभी किस्म का फेल वो करता है, लेकिन ये है कि आप उसको उठा के थाने में बंद कर रहे हैं, उसके खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, और पर्चा देने का मतलब ये है कि उसकी एक जुर्म का एक रिकॉर्ड बन गया, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको कभी क्लियरेंस नहीं मिलेगी, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस की बुनियाद पर कोई बाहर नौकरी नहीं मिलेगी, उसको कभी एनओसी नहीं मिलेगा इस चीज का कि वो सिक्योरिटी क्लियर है। और जुर्म उसने क्या किया है कि उसने वनवे की खिलाफ वर्जी की है, जो रोजाना हजारों लोग कर रहे हैं, और वो बेचारा पकड़ा गया है, उसको आपने थाने में बंद किया, थाने में बंद करने के बाद FIR दे दिया, चालान कर दिया आपने उसका। तो खुदा को का खौफ करें कि आप कम से कम इसको जो है वो इस जुर्म को इतना पिनलाइज तो ना कर दें कि जो है वो किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। बहरहाल वो ज्यादा अरसे चला नहीं, उसके बाद खत्म हो गया मामला। सर मसला ये है कि मुझे ये महसूस होता है कराची में देखें बुनियादी तौर पर नंबर प्लेटें तब्दील कर देना, मेरा ख्याल है कि शायद जो है वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था, अगर उसके ऊपर जो है वो कोई इंतजामिया। फवाद भी जरा रुकिया गया, एक अहम सवाल पैदा होता है जो आपने कहा कि जनाब के हजारों लोग कर रहे हैं, आप भी बहर जाते हैं, हम भी बहर जाते हैं। यहाँ पे जब भी कोई इस तरह की चीजें डिसिप्लिन करने की ये कोशिश की जाती है, आप पर मैं इतराज करते हैं, स्पीडिंग हो रही है, वन व्हीलिंग हो रही है, यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, इशारे तोड़े जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर रोजाना की तादाद में उन्होंने सर पे कोई कोप वगैरह कुछ भी नहीं पहनते, हम ही रोला डालते हैं। जब हुकूमतें या पुलिस या ट्रैफिक वाले आते हैं, जीरो टॉलरेंस पे जाते हैं, आप और मैं सबसे ज्यादा तोपे गन्ने लेके इनके पीछे पड़ जाते हैं, देखे जुल्म कर रहे हैं। दुबई में तो गिरफ्तारी है सर, आप इशारा तोड़ के दिखाएं, आप अगर वहां से उससे जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं गुजरे, किसी और से गुजरे तो भी गिरफ्तार कर लेते हैं। दुनिया भर में तो जीरो टॉलरेंस है, इंसानी जानों का मसला है, और मीडिया वाले हम सबसे ज्यादा इनको पड़ जाते हैं। पहले कहते हैं जनाब आप डिसिप्लिन नहीं कर रहे, ट्रैफिक ने पूरा शहर खराब कर दिया है, और जब वो बनाने की कोशिश करते हैं, इस्लामाबाद में तो लोग पहुंच गए अदालतों से स्टे लेकर आ गए कि जुर्माने क्यों कर रहे हैं हम पे। ये मतलब अवाम भी तो ठीक नहीं होना चाहती सर,
वो भी चाहती है कि कोई कानून ना लगे, यहाँ पे मादर पितर आजाद जहां से गुजर जाए, तोड़ दें, फोड़ दें, कोई हमें कुछ ना कहे। सर खलासा साहब देखें, गुफ्तगू के अंदर एक चीज तो मुझे आपको और मैडम को तय कर लेनी चाहिए कि शायद हम में से न सिर्फ हम, बल्कि शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो डिसिप्लिन ना चाहता हो, शायद कोई ऐसा हो भी, लेकिन आमतौर पर कोई ज़ी-शऊर आदमी ऐसा नहीं है कि जो कभी जिसने यूनिवर्सिटी का मुंह देखा हो या जो कंप्यूटर यूज कर रहा हो, जो मोबाइल यूज कर रहा हो, वो ये कहे कि डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। मैं आज ही देख रहा था कि शिकागो के अंदर मैं किसी रिश्तेदार की गाड़ी लेके जा रहा था, $100 का चालान हुआ था और गाड़ी की पार्किंग भी बहुत महंगी है, 30-40। अभी आप बल्कि अमेरिका से आए, आपको पता ही है कि कितना कॉस्ट है। सर इसकी बात नहीं हो रही, डिसिप्लिन कायम करने की, जुर्माना करने की, सेफ सिटी के कैमरों की, यहाँ पर जो है वो कोई नंबर प्लेट चेंज करने की, यहाँ पर कोई EPA का स्टिकर लगाने की, इस मामले की मुखालफत कोई नहीं कर रहा सर। इसके ऊपर अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से ज्यादती कर रहा है। शहर के अंदर, मुल्क के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मामलात हालात को ठीक होना चाहिए, इस पर कोई शक नहीं है। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो जुर्माने की उस कैफियत के ऊपर कर रहे हैं, उस रकम के ऊपर कर रहे हैं कि जो रकम से ज्यादा, जो जुर्माने से ज्यादा इंतकाम लगती है, और इंतकाम लगती है उन शहरियों के साथ कि जिनको जो है वो चलने के लिए सड़क नहीं मौजूद। अच्छा देखें, जुर्माना कोई पहले दिन तो शुरू नहीं हो जाएगा ना, जुर्माने के लिए पहले हालात मामलात ऐसे होंगे, तो उसके बाद जो है बहुत सारे उलमा कहते हैं कि चोर के हाथ अगर इस माशरे के अंदर काटा जाए तो वो भी जुल्म होगा। जब तक माशरे के अंदर ज़कात का निज़ाम नहीं होगा, खैरात का निज़ाम नहीं होगा, एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, माशरा जब तक इस काबिल नहीं होगा कि वो तमाम हुकूक लोगों को दे, तो फिर उसके बाद फवाद भाई आपकी बातों से लग रहा है माजरत के साथ के मतलब 9 मन तेल, वो कहते हैं ना होगा 9 मन तेल ना राधा नाचेगी, मतलब ये सारी चीजें पहले करें, उसके बाद बाइक वाला रुकेगा, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा, इशारा तोड़ के जाएगा, या मैं गाड़ी वाला तोड़ के जाऊंगा। सर खलासा साहब आप भी बादशाह आदमी हैं, वो 9 मन तेल आपके पास लाहौर के लिए तो है कि वहां पर सड़कें मौजूद हैं, वहां पर इशारे लगे हुए हैं, वहां पर जो है वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन 9 मन तेल उस शहर के लिए नहीं है कि जिस शहर के अंदर इस्लामाबाद में कंटेनर आके उतरता है, माशी हब है। नहीं चलो इस्लामाबाद में सड़कें तो है ना सर, यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखते आप, और ये उसके बाद अगर नसरुल्लाह मलिक साहब रेगुलर आते रहते हैं इस्लामाबाद, यहाँ तो सब कुछ है ना। अगले पहुंच गए, अदालतों से स्टे ले हैं और उन्होंने वहां पे SP ट्रैफिक को भी बुलवा लिया कि इनको इनसे पूछें ये क्यों हमें वो कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर लाज लगा रहे हैं। तो यहाँ भी मसले हैं भाई साहब, यहाँ तो सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे कैमरे भी हैं, लोग भी बेहतर हैं, इसके बावजूद कहते हैं कि नहीं जनाब हमें कुछ ना कहें। तो कौम तो नहीं आना चाहती साहब, किसी के अदालत जाने के ऊपर तो हम तनकीद नहीं कर सकते ना, ये तो उसका एक आईनी हक है, उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार होना चाहिए। अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो अदालत जाए, अदालत ने फैसला देना है। अदालत मतलब है वो सड़क पे ये खुदा ना खासा मरने को तैयार है, वो सर पे उन्होंने हेलमेट नहीं पहनना, इशारा नहीं रुकना, वहां टकरे मारनी है, खुदा ना खासा अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए जान अपनी वो कर देनी है, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन को ये पाबंद नहीं होना। वैसे मैं कराची में आज वीडियो देख रहा था, कराची में वीडियो देख रहा था, खौफ के साथ लास्टली कराची की वीडियो देख रहा था, वहां पे बादशाह इशारा रुका है और लंबी लाइन लग गई, कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग से ऊपर नहीं है। मैंने वीडियो देखे, बड़ी मजे की। अच्छा जेब्रा क्रॉसिंग है, शुक्र है आपने देखा तो जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद थी, वहां सड़क मौजूद थी कि जिसपे लाइनें लगाने की उनको जगह मिल गई, वरना तो यूनिवर्सिटी रोड पे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं मिलेगी कि आपने लाइनें लगानी। सर हम सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि जुर्मानों को एक तो रैशनलाइज होना चाहिए, पूरे मुल्क के बराबर होना चाहिए। मुजम्मिल असलम साहब थे इतवार के दिन प्रोग्राम में मेरे पास, मैंने पूछा सर पेशावर में क्या सूरत हाल है, कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या जुर्माना है? उन्होंने कहा कि हाँ जी ये आता तो हुकूमत के खजाने के अंदर है, पुलिस को इसको जो है इसको थोड़ा सा कमीशन वगैरह जाता है, लेकिन 100-200 रुपए से ऊपर जुर्माना कोई नहीं। 200 रुपए यहाँ पे ये फवाद भी कोई नहीं, उस पर फिर आप ऐसे ही रहेंगे, फिर अगर 200-300 रुपए वाला मेरे चालान भी हो चुके हैं महंगे। साहब मैं हल्फिया एक बात कहूँ, यकीन कीजिएगा जिस दिन से मेरे 4200 रुपए के 9 चालान हुए, जो मैंने आपको रकम निकाल के कहीं से मैं और नसरुल्लाह मलिक साहब मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं बेल्ट भी लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल आराम से अब वहां पे जा रहा हूं ना, मैं रात 2 बजे को सिग्नल तोड़ रहा हूं ना, मैं रात 3 बजे जाते हुए जो है ये सोच रहा हूं कि यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ सिग्नल तोड़ देना चाहिए। हम पहले भी नहीं तोड़ते थे सर, ये जब नहीं भी थे कैमरे, ये फवाद भी लेट मी से दैट, हम पहले भी नहीं तोड़ते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे भी नहीं तोड़ते थे। अच्छा ये आप अच्छे आदमी थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फवाद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। कराची में जो ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ है उस हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग इस पे नाराज भी हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि कम से कम कोई ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो लाया जा रहा है शहर में, लेकिन बहुत सारे लोग इसका जो अमाउंट है फाइन का उस पर भी जो है वो नाराजगी और बरहमी का इजहार कर रहे हैं। सिर्फ 6 दिनों में 26,000 से ज्यादा चालान जो है वो कट चुके हैं कराची में। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।